तो प्रयागराज महाकुंभ के समापन में अब आधिकारिक तौर पर बस एक हफ्ता ही बचा है। उससे पहले संगम में डुबकी की होड़ अचानक तेज हो गई है। रेलवे स्टेशनों पर खचाखच भीड़ है और प्रयागराज के रास्तों में गाड़ियों का रेला। संगम में महाकुंभ वाली डुबकी का मौका न छूटे, इसके लिए लोग जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उन्हें भगदड़ तक से डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि यह संयोग 140 साल बाद आया है और महाकुंभ में ऐसी शुभ घड़ी 144 साल बाद आई। यह जीवन का एक तरीके से कभी दोबारा नहीं मिलने वाला मौका है और अगर ये चूक गया तो समझिए कि पुण्य कमाने का एक बड़ा मौका चूक जाएगा। जाहिर है मामला आस्था का है, लेकिन इस पर हो रही घनघोर सियासत चौंकाने वाली। जो समाजवादी पार्टी महाकुंभ के आयोजन में लगातार कमियां निकालने में जुटी हुई थी, उसके नेता शिवपाल यादव अब ये कहकर सीएम योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ से 144 साल वाला संयोग वाली बात जोड़ना एक फर्जीवाड़ा है और इसीलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए शिवपाल यादव को। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो शिवपाल यादव योगी सरकार पर महाकुंभ के नाम पर सरकारी खजाने की बर्बादी का आरोप लगा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर ऐसी बात कह दी कि हर आदमी हैरान है। ममता ने यह कहा कि यह कुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ममता बनर्जी का पूरा बयान एक बार सुनना चाहिए आपको, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। तो महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है और सबसे बड़ा जुटान है। यहां जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, उसे राजनीति हिंदुत्व के उभार के तौर पर देख रही है। शायद यही वजह है कि अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी नेता ऐसी बयानबाजी पर आ गए हैं जिससे कि महाकुंभ की एक निगेटिव ब्रांडिंग बनाई जा सके। विपक्षी नेताओं की ओर से पहले आरोप यह लगाया गया कि एक धार्मिक आयोजन पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। जब महाकुंभ के आर्थिक फायदों की तस्वीर सामने आने लगी तो महाकुंभ की तैयारियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाने लगा और जब मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना सामने आई तब महाकुंभ में वीआईपी कल्चर और खराब इंतजाम का आरोप लगाया गया। और जब महाकुंभ का आखिरी दौर है, लोग प्रयागराज आने के लिए बेताब दिख रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि योगी ने बिना तैयारी के दुनिया भर को न्योता दे दिया है। इसी कड़ी में महाकुंभ के 144 साल वाले शुभ संयोग पर अब योगी सरकार को घेरा जा रहा है। सारे आरोप अलग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है। किसी भी तरीके से यह साबित किया जाए कि प्रयागराज महाकुंभ में बदइंतजामी हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, भगदड़ की जो 2 घटनाएं हुई, इसकी वजह से विपक्ष को और भी मौका मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश और शिवपाल यादव महाकुंभ को लेकर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल का संयोग सिर्फ ब्रांडिंग भर है, यह कितना सही है? जरा इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल के संयोग की बात कहां से आई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने सबसे पहले कहा कि साल 2025 का प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा संयोग लेकर आ रहा है जिसमें कि पंचांग गणना के मुताबिक आकाश में ग्रहों की वही स्थिति होने वाली है जो आज से 144 साल पहले बनी थी। तब पंचांग के मुताबिक वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण का
ठीक वैसा ही संयोग था जैसा 2025 के महाकुंभ में बना था। आपको यहां जानना चाहिए कि पंचांग में इन्हीं 5 चीजों के जरिए काल गणना की जाती है। पंचांग में जो 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, वो है वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग की ये गणनाएं जटिल और उलझाऊ जरूर है, लेकिन आसमान में ग्रहों और तारों की स्थिति बताने वाले एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न के एक वीडियो के जरिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में महाकुंभ के 144 साल के शुभ संयोग को समझना इस वीडियो के जरिए आसान हो जाएगा। इस वीडियो में सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी और गुरु की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। सूर्य इसके केंद्र में है। धरती 1 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है और धरती जब सूर्य की 12 बार परिक्रमा कर लेती है तब 12 साल में, मतलब यानी कि पूरे 12 साल लग जाते हैं गुरु को एक साइकिल पूरा करने में। यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में गुरु को 12 साल लगते हैं और इसी पॉइंट पर महाकुंभ होता है। अब यहां से 144 साल का संयोग आप समझिए। 12 साल गुने 12 साल यानी कि 144 साल। इस वीडियो में गुरु के 12 साल का क्रम, यानी कि जो नया जो महाकुंभ पॉइंट आपको बनता दिखेगा, और जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं इस वीडियो में, वो 144 साल बाद फिर से लौटकर उसी पॉइंट पर आता हुआ दिखेगा। गणितीय गणना के मुताबिक एक महाकुंभ पॉइंट पर गुरु दोबारा अपने 12 चक्कर के बाद ही पहुंच पाते हैं। और गुरु का 12 चक्कर मतलब धरती का 12 चक्कर गुना 12 चक्कर, क्योंकि जब तक गुरु एक चक्कर लगाता है तब तक पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ 12 चक्कर हो जाते हैं। और यही महाकुंभ के 144 साल का हिसाब है। पंचांग के मुताबिक 144 साल पहले हुए महाकुंभ के एग्जैक्ट पॉइंट पर अगला महाकुंभ होता है। और इसी वजह से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण पंचांग के 5 अंगों में से कम 3 अंग आपको एक लाइन में दिखाई देते हैं। तो महाकुंभ के 144 साल के संयोग को खारिज करने के लिए अखिलेश यादव ने क्या क्या तर्क दिए, एक बार पहले उसे भी सुनिए, फिर आगे की कहानी और बताऊं। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है। लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। तो अखिलेश यादव सिर्फ नक्षत्र और समय गिनाकर 144 साल के संयोग को अगर खारिज कर रहे हैं तो इसके पीछे उनकी राजनीति है। वो सवाल कर रहे हैं कि किस धर्म ग्रंथ में एक महाकुंभ के 144 साल के संयोग का वर्णन है। तो उसका जवाब प्रयागराज के लक्ष्मी नारायण आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी विमलेशाचार्य ने दिया है। और उन्होंने बताया है कि पद्म पुराण के पाताल खंड में महाकुंभ के अमृत योग का जिक्र है, जो 144 साल बाद आता है। पद्म पुराण में ऋषियों को, शेषनाग को महाकुंभ के अमृत योग की बातें बताते हुए उसका जिक्र है। सुनिए विमलेशाचार्य क्या कह रहे हैं इसमें। शेष जी महाराज जी ने यहाँ पे ये पद्म पुराण के अंतर्गत में ये बातें बताई। प्रयागात अधिकम जो ही मन्ने स दंडम हरति। प्रयाग में कोई ऐसा कार्य नहीं है। प्रयाग की महिमा तो शेष जी अपने मुख से नहीं वर्णन कर सकती। तो अब यह भी जान लीजिए कि महाकुंभ का 144 साल वाला अमृत योग असल में किसके लिए? तो ऋषि मुनियों और साधना करने वालों के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस योग में की गई साधनाएं, तपस्याएं कई गुना ज्यादा फलकारक होती हैं, कई गुना ज्यादा फल देती है। इसीलिए आम लोगों को 144 साल वाले अमृत संयोग में नहीं उलझना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। उनके लिए तो, यानी कि आम लोगों के लिए तो महाकुंभ में डुबकी लगाना भरी काफी। लेकिन अब 144 साल का वही शुभ संयोग
आम श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा क्रेज बन गया है और इसी क्रेज के चक्कर में महाकुंभ के लिए मारामारी मची हुई और हादसों के बढ़ने का खतरा भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग कितने बेताब हो रहे हैं, देश भर के रेलवे स्टेशनों पर से उसकी तस्वीरें लगातार दिख रही है। लेकिन अब मैं आपको कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ा जिले के से एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जो महाकुंभ के प्रति आस्था और जुनून की एक नई कहानी है। यह कहानी उत्तरी कन्नड़ा के सिरसी गांव के 57 साल की गौरी की है। वो महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि महाकुंभ स्नान के लिए वो मां गंगा को अपने घर पर बुला लेंगी। जी हां, और इस संकल्प के साथ उन्होंने 15 दिसंबर से अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू किया और वो रोज 6-7 घंटे की मेहनत करती रही और 15 फरवरी तक उन्होंने वहां 40 फुट गहरा कुआं खोद डाला, जिसमें से पानी निकल आया। गौरी इसे गंगा जल कह रही है और आने वाली महाशिवरात्रि यानी महाकुंभ के आखिरी दिन इसी कुएं में वो डुबकी लगाएंगे। उन्हें विश्वास है कि यह पवित्र डुबकी उन्हें वही फल देगा जो लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जाकर हासिल होता है। यह है महाकुंभ के प्रति सनातनियों की आस्था और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता इसी आस्था का जब मजाक उड़ाते हैं तो कुछ देर के लिए हैरानी होती है कि सियासत अपनी जगह है लोगों की, लेकिन लोगों की जो धार्मिकता है, गहरी धार्मिकता है, उसका इस तरीके से अपमान करना, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है।